नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश शक्ति संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और मैं हूँ आपके साथ यशा। देखिए, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और इसके साथ ही शक्ति का पर्व है, तो नारी शक्ति को भी हम जीवंत पूजते हैं। और ऐसे में हम आपको शक्ति संवाद के ज़रिए वो कहानी बता रहे हैं महिलाओं की जो समाज में प्रेरणा की मिसाल है। और ऐसे ही हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है EOW AIG पल्लवी त्रिवेदी मैम। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू बिल्कुल, आज हम जानेंगे शक्ति संवाद के माध्यम से कि मैम की हॉबीज़ क्या है, वो तनाव वाले दिन को कैसे बिल्कुल टेंशन फ्री बनाती है। बिल्कुल यशा, और सबसे पहले मैं मैम से यही जानना चाहूँगी कि इस पोजीशन पर कैसा लगता है? इस पोजीशन पर वैसे ही लगता है जैसे किसी को किसी भी पोजीशन पर लगता है। हम अपना काम कर रहे हैं और पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। हम किसी भी पोजीशन पे हों, अगर हमको काम में सेटिस्फेक्शन है तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए अच्छा लगता है। मैम, जब आप इन्वेस्टिगेशन करती है तो जैसे कि हम आजकल फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैम आप इन केसेस को कैसे डील करती हैं? फ्रॉड के केसेस सॉल्व करने के लिए देखिए, हमारे पास हर तरीके के जो फ्रॉड है उनसे डील करने के लिए ट्रेंड यूनिट्स बनी हुई हैं और हमारे पास जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो हमारा स्टाफ है वो इन चीज़ों के लिए स्पेशली ट्रेंड है। तो जिस तरह से नियम है, कानून है, उसी के हिसाब से, उसी प्रोसीजर के हिसाब से इन्हें डील किया जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही वर्कलोड रहता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस पोजीशन तक पहुँची, कितने एग्ज़ाम्स दिए थे और कैसी आपकी शुरुआत थी जब आपको सफलता मिली? देखिए, मैंने स्टेट PSC का नाम आपने सुना होगा, तो मध्य प्रदेश PSC का जो एग्ज़ाम होती है, मैंने वह एग्ज़ाम क्लियर किया था और उस एग्ज़ाम को क्लियर करके मैं DSP के पद पर चयनित हुई थी और उसके पश्चात प्रमोशन पाकर आज मैं AIG के पद पर हूँ। तो वैसा ही था संघर्ष जो हर बच्चे का होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय भी था। ये मैंने किया था क्लियर 99 में, तो 26 साल हो चुके हैं इस बात को। और मैं खुशकिस्मत थी और मेरी मेहनत थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई, तो इट फील्स गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था या फिर 2-3 अटेम्प्ट्स अपने एग्ज़ाम के लिए? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। मैम, आप पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करती थी कि मुझे पढ़ना है, अब आज मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ने का, लेकिन पढ़ना तो है, क्लियर करना है एग्ज़ाम, कुछ बनना है, तो मैम कैसे आप मोटिवेट करती थी खुद को? बस यही कि कुछ बनना है, करना है, और ये समय निकल गया तो फिर नहीं आएगा। समय बहुत जल्दी बीत रहा है और जो सबसे बड़ी बात थी जो मुझे पढ़ने के लिए तुरंत मोटिवेट करती थी वह यह कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरी शादी हो जाएगी, और शादी हो गई तो मुझे जीवन भर एक हाउस वाइफ बनकर और घर के काम, कुकिंग वगैरह करना पड़ेगा, जिससे मुझे सख्त 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 नापसंदगी का काम था। तो इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यदि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी जी पाऊंगी। तो बस हो गया। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं कि आपको घर के काम करना अच्छा नहीं लगा था और इसीलिए आप खुद को मोटिवेट करती थी कि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, पेरेंट्स वैसे काफ़ी समझते हैं कि इन्हें पढ़ने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं घर के कामों में वो उलझती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उन्हें आप क्या कहेंगी? देखिए, घर के काम करने से मैं इनकार नहीं करती और ना मैं किसी को डीमोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन हमको उनमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। घर के काम के साथ हमारी बाकी चीज़ें, हमारी हॉबी, हमारी पढ़ाई, हमारा करियर, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर के काम करने में इंटरेस्ट आता है, तो उन्हें करना चाहिए। कुकिंग भी एक हॉबी ही है और घर का काम करना कोई छोटा नहीं होता। ये मेरी पर्सनल एक पसंदगी हो सकती है, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि घर का काम करना ख़राब होता है। तो घर का काम भी ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस बने रहना चाहिए। बैलेंस बना के आप कुछ भी करिए, वो ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए अब तक का आपका कोई भी ऐसा केस, क्योंकि आप शुरुआत से आपको 20 से 25 साल इसमें हो गए हैं, और ऐसा कि इंसिडेंट जिसमें आपको लड़की होने पर और इस पोजीशन पर होने पर गर्व हुआ हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक केस तो अभी मैं एकदम से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एज अ वुमन
मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियों से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं ख़ासकर, तो महिला होने के नाते हम उनको समझ पाते हैं और उस संवेदनशीलता से डील कर पाते हैं, क्योंकि लड़की होने के नाते कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वो हमने बचपन से झेला हुआ होता है। तो इसलिए जब भी कोई लड़की या महिला मेरे पास अपनी समस्या लेकर आई, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हो, चाहे ऐसी भी आई लड़कियां जो प्रताड़ना का शिकार हैं, ईव टीजिंग का शिकार हैं, कोई परेशान कर रहा है उनको, जिसके कारण वो आगे वह नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें करना चाहिए या वो करना चाहती है, तो उस समय उनकी जितनी मदद हो सकी वो उनकी कानूनी मदद, सामाजिक तौर पे मदद, उनके पेरेंट्स से बात करके उनकी काउंसलिंग या उनके पतियों से और उनसे बात करके उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना पाई, ये यहाँ मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने भेदभाव वाली बात की है, तो ये हर प्रोफेशन में होता है और लड़कियों को तो यही कहा जाता है कि लड़कियां अपॉर्चुनिटी, एक अवसर ढूंढती है खुद को साबित करने के लिए। तो ऐसा कोई अवसर जो था वो शुरुआत में आपको मिला, या फिर ऐसा कहा गया हो कि लड़की होने पर आपको दबाया गया हो कि लड़की है ये वाला केस नहीं कर पाएंगी, दूसरे केस में डाल देते हैं, या फिर ये पोजीशन नहीं, ऐसा केस में तो नहीं हुआ कभी भी। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लड़की होने का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही मेरी एबिलिटी पे किसी ने कभी शंका की, तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है। बाकी सोसाइटी में बचपन से भेदभाव देखा, बिल्कुल देखा, और मैं तो इसे भी खुशकिस्मती कहूँगी कि हम लोग 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। लेकिन मैं अपने आसपास समाज में और लड़कियों की स्थिति देखती थी जिन्हें पढ़ने लिखने से लेके करियर तक चुनने में भाइयों से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके हिस्से घर का काम था, भाई बाहर जाके घूम सकते थे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन लड़कियों को वो मयस्सर नहीं था। तो वो भी लकीली, चूँकि हमारे कोई भाई नहीं थे, तो घर का काम, बाहर का काम सारा हम लोग के ही हिस्से आया, तो वो भेदभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ा। लेकिन हाँ, मैंने अपने साथ भेदभाव नहीं झेला, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में होता नहीं है। हम पले उसी समाज में हैं, तो ये भले ही खुद पर बीता हुआ ना हो, लेकिन देखा हुआ तो है ही ना, और देखा हुआ सच भी उतना ही सच होता है। तो मेरी हमेशा कोशिश रही कि इस भेदभाव को कम करने में, ख़त्म करने में अपनी जो भी भूमिका हो सके उसका निर्वाह मैं अच्छी तरह से करूँ। मैम, महिला होने के नाते आप इस फील्ड में क्या बदलाव लाना चाहेगी? महिला होने के नाते मुझे लगता है कि महिलाओं को, चूँकि अभी भी महिलाएं नौकरियों में तो आ गई हैं, पुलिस में आ गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चेंज नहीं आया है सोसाइटी में कि अगर महिला बाहर निकल के बराबरी से पुरुषों के साथ काम कर रही है, लेकिन पुरुष अभी भी बराबरी से महिला के साथ घर में काम में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो आप देखेंगी कि घर का काम प्लस बाहर का काम, महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। पुरुष अभी भी खाना नहीं बनाता है, बच्चों को तैयार नहीं करता है, मेहमान आ जाते हैं तो उनकी देखभाल नहीं करता है, वो ऑफिस के साथ महिला को ही करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पुरुषों को भी उस दिशा में थोड़ा सा प्रेरित किया जाए कि घर में भी उनका बराबरी का कंट्रीब्यूशन रहे, और जब तक नहीं होता है तो महिलाओं को थोड़ा सा कंसीडर करके थोड़े फ्लेक्सी आवर्स दिए जाएं, क्योंकि नेचुरली घर का काम तो वे कर ही रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वो टाइम से घर पहुंच जाएं, बहुत ज़्यादा उनकी ड्यूटी ऐसी ना हो जिससे उन्हें उस वक्त में जब घर में उनकी ज़रूरत है तब उनको बाहर रहना पड़े, तो थोड़ा सा अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और साथ में पुरुषों को प्रेरित किया जाएगा कि वे भी घर का काम करें, तो मुझे लगता है उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से पुलिस विभाग की बात करें तो ऐसा विभाग है 24 घंटे काम रहता है, काम पर जाना पड़ता है, और इसमें ऐसा नहीं कहा जाता कि ये लड़की है और ये लड़का है, ये बाहर नहीं जाएंगी। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस पद पर आना चाहती है, पुलिस विभाग में आना चाहती है, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है या फिर फैमिली प्रेशर भी रहता है कि आउटडोर रहता है, तुम नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगी, उन्हें लेकर क्या कहेंगी? उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत खुशी आइए पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें आपकी हिम्मत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पहले आप डरते हो बाहर जाने में, निकलने में, पुलिस विभाग में आके आपको साहस मिलता है, और ये सबसे सेफ़ विभाग है। इसमें आप आधी रात को भी यूनिफॉर्म में कहीं चले जाए तो वर्दी की अपनी एक ताकत होती है जिससे अपराधी भी डरते हैं और आम इंसान भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता है।
एक लड़की पुलिस में आती है तो ये समझिए वो 100 लड़कियों को हिम्मत देती है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस विभाग में आइए, पुलिस विभाग आपका स्वागत करेगा और आपको सशक्त बनाने के लिए और आप दूसरों को सशक्त बना सके ऐसा माहौल प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल मैम, आप एआईजी के पद पर तो है ही, इसके साथ ही बहुत अच्छी लेखिका भी है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि कुछ लाइनें आप नवरात्रि पर, इसके साथ ही नारी शक्ति को लेकर कहें। जी, चूँकि नवरात्रि चल रही हैं तो इस पर ही मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुना रही हूँ। स्त्री देवी है, मैं भी स्त्री हूँ, मैं भी दुर्गा हूँ अष्टभुजा। मैंने 8 हाथों में धारण की हैं अपनी इच्छाएं। पहले हाथ में रखती हूँ कलम, दूसरे में धारण की है मैंने वर्दी की लज्जा, तीसरे में चाबी है मेरे घर की, चौथे में कैमरा, 5वें में खुली हुई एक किताब, 6वें में संभाले हैं अपने ATM और 7वां उठा रखा है मुक्के की आकृति में। 8वें हाथ में कसकर थामा हुआ है मैंने अपनी बनाई हुई शर्तों का रुक्का। दुर्गा के हाथ का चक्र धसा है मेरे तलवों में, दाहिने पैर के दर्द पर भारी पड़ता यह चक्र मुझे सतत यात्री बनाए रखता है। एक यात्रा बाहरी दुनिया के साथ आश्चर्य दिखाती है, एक यात्रा भीतर की दुनिया के 700 अचरज दिखाती है। हर स्त्री दुर्गा है, हर स्त्री की भुजाएं हैं 8 और उन भुजाओं में वह क्या धारण करेगी यह वह खुद तय करेगी, दुनिया नहीं। वरना दुनिया 2 हाथों का हक खुद के पास रख थमा देगी, एक हाथ में बेलन और एक हाथ में बच्चा, और उस हाथ में घूमते चक्र से काटकर अपने इर्द गिर्द बेड़ियाँ दुर्गाएं निकल पड़ेंगी समझाने ज़माने को असल अर्थ देवी होने का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता जो है, जो एक समाज को प्रेरित करती होगा ना। आजकल एक फ़ोटो नवदुर्गा में बड़ा आता है जिसमें एक औरत है जिसके 8 हाथ हैं, उसमें कंप्यूटर भी है, बच्चा भी है, किचन भी है। मतलब एक तरह से सुपर वुमन बनाने की उसको जो कोशिश है, मैं इससे इनकार करती हूँ, क्योंकि आप मेरा है बराबरी अगर हो तो पुरुष को भी बराबरी से इन कामों में हाथ बटाना चाहिए। वुमन को वुमन रहने दें, सुपर वुमन ना बनाएं। बिल्कुल, आज की नारी बराबरी ही करना चाहती है और मजबूत और खुद के बल पर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। जिस तरीके से मैम आपके बारे में जाना और कविता आपसे सुनी है, तो मैं चाहूँगी कि आप कैसे मॉनिटर करती हैं अपने कैबिन को, बताएं कि आप कैसे ये जो इस पद पर रह करके सारी चीज़ें संभालती है। तो हम आपके कैबिन चलते हैं और वहाँ पर चल कर के आपसे बातचीत करते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, चलिए। अब हम पल्लवी त्रिवेदी मैम के ऑफिस में आ चुके हैं, उनका कैबिन है और यहाँ से हम जानेंगे कि मैम आप कैसे काम करती है, कैसे यहाँ से सब कुछ मॉनिटर करती हैं। शुक्रिया आप लोगों के आने के लिए सबसे पहले। और जहाँ तक काम को मैनेज करने की बात है तो उसी तरह से मैनेज करती हूँ जिस तरह से आप कर रही हैं अपना काम के साथ में अपना घर और अपनी बाकी लाइफ और बाकी चीज़ें। तो ऑफ़िस के आवर्स आपके फिक्स्ड हैं कम से कम EOW में, तो दिन भर मैं अपना काम करती हूँ यहाँ ऑफ़िस में, और उसके बाद का जो वक्त होता है वो घर के लिए, बाकी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए और अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए मेरा रहता है। तो वो उतना कठिन है नहीं जितना दिखाई देता है। जैसा कि आप AIG के पद पर हैं, और ऐसे में कौन से केसेस, क्या कुछ आपके पास में वर्क के लिए आता है? जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जिससे EOW कहा जाता है, यहाँ पर पदस्थ हूँ। तो यहाँ के जो केसेस रहते हैं वो नॉर्मल फील्ड पुलिसिंग से डिफरेंट होते हैं नेचर में, और यहाँ पर हम जो आर्थिक किस्म के अपराध होते हैं उनसे हम डील करते हैं। चूँकि मैं AIG हूँ, यहाँ हेडक्वार्टर में बैठती हूँ, तो इसलिए हमारे पास 7 यूनिट्स हैं अलग अलग जोन में, और वहाँ पर एक एक SP बैठते हैं जो कि हमारे पास आए हुए जितने जो प्रकरण होते हैं उनकी जांच और विवेचना करते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास मुख्यालय में आते हैं जहाँ पर उन पर डिसीज़न होता है। तो ये बेसिकली मेरा काम है यहाँ पर। बिल्कुल, कभी इंट्रोगेशन किया है और कैसे आप सब कुछ डील करती हैं? हाँ, ये पुलिसिंग का पार्ट है, और इंटरोगेशन हो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो या फिर अपराधियों को पकड़ना हो,
तो ये सब जो प्रोसीजर है वो कानूनन उसी हिसाब से किया जाता है, और चूँकि हम लोग इसमें ट्रेंड होते हैं तो हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं होता। हमारे लिए ये डे टू डे का काम है जो कि आसान ही है। मैम, आप किन चुनौतियों का सामना करती हैं इस पूरे प्रोसेस में? ऐसा चुनौती तो कोई ख़ास नहीं कहना चाहूँगी मैं। हाँ, हमारा काम ये ज़रूर है कि रोज़ नए नए किस्म का काम आते रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कई डिपार्टमेंट्स में होता है कि सेम काम उनको जीवन भर करना है। हमारे साथ पुलिसिंग में ये ऐसा नहीं है। रोज़ की हर दिन एक नई किस्म की एक चुनौती या नई किस्म का काम लेकर आता है जिससे हमको डील करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा कई बार थोड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि कई बार टाइम लिमिट वाले काम होते हैं, और कई बार ऐसे काम आते हैं जो ज़िंदगी में बहुत पहली बार आए होते हैं, और कई बहुत अर्जेंट नेचर के काम भी आ जाते हैं। तो ये टाइम को मैनेज करते हुए उससे डील करना और उसको समय सीमा में ख़त्म करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और चुनौतीपूर्ण भी। तो मैम, आपका ऑफिस में, कैबिन में क्या दिनचर्या रहता है पूरा? मतलब वर्कलोड तो रहता ही रहता है, पर आप उस वर्कलोड के साथ कैसे डील करती है ताकि आपको भी तनाव ना हो, आपके लिए भी स्ट्रेस ना बने वो काम? तनाव मैं लेती नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। तो मैं कहीं भी काम करूँगी बिना तनाव के ही करूँगी, और ये आपका खुद का एटीट्यूड होता है। जिसको तनाव लेना होता है वो छोटे से काम को भी हाय हाय करके ही करेगा। मेरा मोस्टली यहाँ पर फाइल वर्क है, और दिन भर वही कुछ ना कुछ काम आते रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि शांत भाव से रह के उस काम को करूँ, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ में भी शांति का माहौल रहेगा। आप अगर छोटी छोटी बातों पे खींचेंगे, नाराज़ होंगे या फिर स्ट्रेस लेंगे, तो ऑफिस का माहौल भी उस तरह का बनेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी शांत रहूं, खुशी खुशी अपना काम करूं, और मेरे आसपास के जो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी अपना काम एकदम तनाव मुक्त रहकर करें। तो यही मेरी पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को मैं हमेशा फॉलो करती आई हूँ। मैम, जैसा कि पुलिस विभाग ऐसा विभाग है 24 घंटे काम रहता है, और कभी कभी जैसा ऐसा रहता है कि अर्जेंट वर्क आ जाता है या फिर आपके पास में कॉल आया, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, तो ऐसे में जो फैमिली के प्लान्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, और फैमिली में फिर नाराज़गी कि हाँ नाराज़ हो गए, प्लान्स है, हमें जाना था, तो ऐसा कभी? हाँ, ये आप सही बोल रही हैं, क्योंकि अनलाइक अदर डिपार्टमेंट्स पुलिस में हमेशा कभी भी काम आ सकता है। 24 आवर्स में से आपके प्लान्स भी बहुत सारे चकनाचूर होते हैं जो आपने बहुत पहले से बनाए होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि पुलिस वालों की फैमिली भी इस बात की आदी हो जाती है, और वे समझते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी ड्यूटी है, और अगर किसी पर्सनल वर्क के बीच में ड्यूटी आ गई और वो भी इस अर्जेंसी के साथ कि जिसे टाला नहीं जा सकता, तो फिर हम ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं। और थैंक गॉड कि हम लोग को फैमिली भी ऐसी मिलती हैं जो इस बात की आदी हो जाती हैं, जो इसको समझती हैं, और हम अपने प्लान्स को फिर पोस्टपोन कर देते हैं या आगे चल के उसको फिर पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन तनाव में गुजरता है, तो खुद को रिलैक्स करने के लिए आप क्या करती है अपनी पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी हॉबीज़ हैं जिन्हें मैं करती हूँ। ऑफ़िस के अलावा का मेरा जो वक्त है वो मैं लिखती भी हूँ और बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ। नेचर के संग समय बिताना मुझे बहुत पसंद है, तो काफ़ी घूमती भी हूँ। सनसेट देखना पसंद है मुझे, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर टाइम से फ्री हो गई तो मैं कहीं ना कहीं जाकर सनसेट देखूँ। इसके अलावा म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद है। मैं एक बर्ड फोटोग्राफ़र भी हूँ, तो जब भी मौका मिलता है तो मैं पक्षियों की फ़ोटोग्राफ़ी करने चली जाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास समय कम है और काम करने को ज़्यादा है। बिल्कुल, आपकी हॉबीज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप मल्टी टैलेंटेड है और सभी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन कुकिंग का आपने नाम नहीं लिया। कुकिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है? देखिए, आज ही मैंने एक फ़ेसबुक पोस्ट लिखी है और उसमें मैंने यही ज़िक्र किया है कि खाना बनाना मेरा सबसे अनिच्छा का काम है। मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी भी नहीं रही। और मज़ेदार बात ये बताऊं कि मैं जब पीएससी की तैयारी कर रही थी तो केवल एक ये फैक्ट कि अगर
कहीं नौकरी नहीं लगी, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो जीवन भर कहीं शादी हो जाएगी और खाना बनाना पड़ेगा। तो ये विचार मुझे तुरंत पढ़ने बिठा देता था। तो नौ कुकिंग का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, मैं कुकिंग करती ही नहीं हूँ। बिल्कुल, इसके साथ ही आपकी हॉबीज़ बहुत सारी है और एक चीज़ आपने कही है और सभी लोग जानते हैं कि आप लेखिका बहुत अच्छी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं अभी तक? जी, अब तक मेरी 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। पहली किताब मेरी एक व्यंग संग्रह था, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। दूसरा कविता संग्रह था, तुम जहाँ भी हो। तीसरा मेरा एक ट्रैवलॉग है, यात्रा संस्मरण, जो मैंने भूटान की यात्रा की थी, खुश देश का सफ़र उसका नाम है। उसके बाद फिर मेरी एक शॉर्ट लव स्टोरीज़ की एक बुक आई थी, ज़िक्र यार चले, लव नोट्स के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुए थे। और लेटेस्ट बुक मेरी इसी साल आई थी, जो कविता संग्रह है, पत्तियों पर कांपता कोमल गंधार। किताबों में सबसे अच्छा आपको टॉपिक क्या लगता है? जैसे आपने अलग अलग टॉपिक्स पे लिखी है, ट्रैवल है, कविता संग्रह है, तो सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो क्या है? ये सभी मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक हैं। जिस समय में जो लिख रही होती हूँ वो पूरे इंटरेस्ट के साथ ही लिख रही होती हूँ। तो व्यंग हो, चाहे कविता हो, चाहे यात्राओं को दर्ज करना हो, या कहानियाँ लिखना हो, या अपने जीवन के संस्मरण लिखना हो, जिस समय मैं जो लिख रही होती हूँ वो उस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का होता है। इन सब के बीच क्या कभी पॉलिटिकल टॉपिक नहीं आया कि इस पे लिखना चाहिए, राजनीति पर? नहीं, पॉलिटिकल टॉपिक्स मैं जानबूझकर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए हाँ, हमारे अपनी कोई आचरण संहिता भी होती है, जिसमें हम पॉलिटिकल मुद्दों पे, खासकर किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी पॉलिटिकल उस पर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पॉलिटिकल मुद्दों से दूर रहती हूँ। मैम, जैसे कि अभी आपने अपनी हॉबीज़ में ज़िक्र किया कि आपको नेचर बहुत पसंद है, तो मैम क्या आप गार्डनिंग भी करती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल गार्डनिंग करती हूँ। गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप कभी मेरे घर आइए और मेरा गार्डन देखिए, तो बहुत सारे फूल, पौधे, पेड़ मेरे लगाए हुए हैं। और छुट्टी का दिन ज़्यादातर मैं अपने गार्डन में ही बिताती हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग की जो चाय कॉफ़ी होती है वो मेरे गार्डन में ही होती है। जैसे कि अभी आपने बोला तनाव होता नहीं है, लेकिन मैम कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब खींच जाता है, तो मैम उस टाइम पे आप अपना तनाव कम करती है। तो आपकी जैसे बहुत सारी हॉबीज़ है, तो क्या आप नेचर के बीच में बैठ के आपका तनाव ज़्यादा अच्छे से कम होता है, या कुछ और हॉबीज़ ऐसी? नेचर के बीच में बैठ के मेरा तनाव सबसे अच्छे से दूर होता है, क्योंकि मुझे चिड़िया बहुत पसंद है। तो नेचर के बीच में बैठो, पेड़ पौधे, साथ में चिड़िया सामने फुदक रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, ये सब देख के, मेरे घर में बिल्लियाँ भी बहुत हैं, तो वहीं बिल्लियाँ भी घूमती रहती हैं। छोटे छोटे पपीज़ हैं, अगर गेट खोल दो तो वो भी आ जाते हैं। तो इन सब के साथ रह के चुटकियों में मेरा तनाव गायब हो जाता है। और जैसा कि हम ये कार्यक्रम शक्ति संवाद नवरात्रि के बीच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नारी शक्ति प्रेरणा का प्रतीक है, सिर्फ सम्मान का विषय नहीं, प्रेरणा का प्रतीक है। और आज की नारी को आप क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि आज आप इतने बड़े पद पर है, इस पद पर है, तो वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे खुद को मजबूत करें, और क्या संदेश? मैं हमेशा से कहती आई हूँ और आज भी वही कहूँगी कि हर लड़की के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास एक ही चॉइस हो कि शादी करनी है या कुछ और करना है, या घर में बैठ के माता पिता पर निर्भर रहना है, उन सबसे बेहतर है कि भले ही कम कमाओ, ज़्यादा कमाओ, लेकिन हर स्त्री को अपना कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी आज़ादियाँ इसी आर्थिक आज़ादी से होकर ही गुजरती हैं। आप अपने जीवन के फैसले तभी ले सकते हैं जब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं तो आपको उसी के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए सबसे पहली चाबी जो है आज़ादी की और शक्ति की, वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि नारी शक्ति का पर्व है, शक्ति का पर्व, और माता के 9 रूप, 9 देवियों का अलग अलग स्वभाव व्यवहार। तो ऐसे में आप अपनी ड्यूटी पर रहती है, फील्ड पर रहती हैं जब, तो आपका व्यवहार कैसा है, कैसे डील करती हैं सबसे? मेरा व्यवहार एक ही जैसा है, चाहे वो नवदुर्गा हो या ना हो। नवदुर्गा एक पर्व है जिसे हम लोग सभी बड़े उल्लास से मनाते हैं, और देवी की शक्ति को याद करने का भी एक पर्व है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ आप उन्हीं 9 दिनों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें या अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें।
ये आप पूरी ज़िंदगी, पूरे साल, हर पल, हर क्षण याद रख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ नवदुर्गा की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर हर स्त्री का बनना ज़रूरी है, क्योंकि आज की नारी दबंग बनना चाहती है, शक्तिशाली बनना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, खुद को मजबूत बनाना चाहती है। और यही कुछ नारी है जो हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग महिला पुलिस अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके लिए प्रेरणा का प्रतीक है, प्रेरणा की मिसाल है समाज में उनके कार्य। बिल्कुल, शक्ति संवाद में हमने जाना मैम की हॉबीज़ क्या है, वो उनके तनाव वाले दिन को कैसे बिल्कुल टेंशन फ्री बनाती हैं। बिल्कुल यशा, और तमाम जो बातें हैं वो लोगों को प्रेरणा देंगी। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि समाज में जो नारी आगे बढ़ना चाहती है उनके लिए शक्ति संवाद एक ज़रिया है कि वो इन जो महिला पुलिस अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, उनकी कहानी उन तक पहुंचा रहे हैं, उससे कुछ सीखें, प्रेरणा लें और खुद भी मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। नमस्कार। नमस्कार।